हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। मेरा नाम अमित शुक्ला है। 12th क्लास के लिए हमने रे ऑप्टिक्स पर एक कोर्स शुरू किया है और आज उसका चौथा लेक्चर है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 6260320543 पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप अपना नंबर अपने नाम के साथ मेरे को भेजेंगे तो मैं आपको असाइनमेंट भी भेज सकता हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप एनसीईआरटी बुक्स और किसी भी रिफ्रेशर में जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट बीम थ्रू ए ग्लास स्लैब। क्या होता है, अब आप देखिए इस लाइट रे ए ओ को कंसिडर करिए। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, ये लाइट रे सीधी चली जाती, इट विल ट्रैवल स्ट्रेट। तो कैसे जाती सीधी, ए से ओ जाती, फिर ओ से बी जाती, बट देयर इज अ ग्लास स्लैब इन बिटवीन। उसके रास्ते में उसके पाथ पे ग्लास स्लैब आया तो क्या होगा, उसका डिविएशन हो जाएगा। तो आप देखिए, जस्ट सी दिस लाइट रे ए ओ, नाउ इट इज डिविएटेड अलोंग ओपी। तो ए ओ इंसिडेंट रे हो गई और ओपी क्या हो गई, आपकी रिफ्रेक्टेड रे हो गई। और जब ये लाइट रे, वेन एवर दिस लाइट रे, नाउ दिस लाइट रे इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, तो इस पॉइंट से अगर हम उसके ओरिजिनल पाथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू। ये पी क्यू ही कहलाता है। अगर देखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता देन इट कुड हैव ट्रेवल्ड स्ट्रेट ए टू ओ, ओ टू जी, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब इट सफर्स अ डिविएशन। ग्लास स्लैब के कारण उसका डिविएशन हुआ तो वो ओपी पाथ पर आ गई। जब वो ग्लास स्लैब से व्हेन इट इज अबाउट टू मूव आउट ऑफ ग्लास स्लैब, जब एक ग्लास स्लैब से बाहर निकलने वाली होती है तो उस पॉइंट से हम उसके ओरिजिनल पाथ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डी आया है, ये जो पी क्यू है यहाँ पर, इस पी क्यू को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। अब हमें इसी लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स से इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये एंगल कितना होगा, डेफिनेटली देखिए एंगल ए ओ एन वन आई है और एंगल एम ओ क्यू भी कितना होगा, आई होगा। तो आई से हमने इस आर को माइनस कर दिया तो ये एंगल हमें कितना मिला, आई माइनस आर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू। और आप किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा कॉस थीटा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे साइन आई माइनस, in triangle OPQ sin I minus R perpendicular upon hypotenuse PQ। PQ is the perpendicular, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये इसका हाइपोटेनस हो गया अपॉन OP। तो PQ लेटरल शिफ्ट है तो PQ को अब आप लिख सकते हैं, PQ को आप लिख सकते हैं OP इंटू साइन ऑफ I माइनस R। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, समझ में आ गया। अब देखिए, हम इस दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं, OMP में। इन ट्रायंगल OMP, यहाँ पे आप cos r को फाइंड आउट करिए। cos क्या होता है, बेस अपॉन, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए साइन cos निकाल सकते हैं। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos r होगा OM, ध्यान दीजिए ट्रायंगल को, ध्यान, बेस और ये रहा हाइपोटेनस OP। तो यहां से हम OP की वैल्यू निकाल लेते हैं। OP की वैल्यू आएगी OM डिवाइडेड बाय cos r, ठीक है। और OM क्या है, OM दैट इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। T को क्या कहेंगे हम, T को हम कहेंगे थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। यहां लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ओके, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो OM, T किसके इक्वल है, OM के इक्वल है। डायग्राम देखिए, तो OM की वैल्यू यहां रख देंगे तो OP हो गया हमारा T अपॉन cos R। सो दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में OP की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए, सेकंड इक्वेशन में OP की वैल्यू कितनी आई, T अपॉन cos R। फर्स्ट इक्वेशन में हम तो लेटरल शिफ्ट जिसे आप PQ कहते हैं, इक्वल टू OP इंटू साइन आई माइनस आर।
ओपी की वैल्यू रख दी है आपने, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। देखिए लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला कितना इजी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। लेकिन आपको एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चन में म्यू और आई दे दिया और आपको आर निकालना होगा, क्योंकि लेटरल शिफ्ट निकालने के लिए आप लेटरल शिफ्ट तभी निकाल सकते हैं जब आपको थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब मालूम हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम हो, और मैं यहां लिख देता हूं आई क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और आर क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात आपको क्लियर हो गई, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। आई एम वेरी होपफुल, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी और दूसरी रिफ्रेशर बुक्स जो 12th क्लास की है, आप अच्छे से जानते हैं पूरे इंडिया में 12th क्लास का सिलेबस फिजिक्स का सेम है, और ये टॉपिक सीबीएसई में 11th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th में भी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12th में ये सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है। अब देखिए, अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ ए लाइट रे while it passes through a parallel glass slab. Find the lateral shift of a light ray while it passes through a parallel glass slab of thickness 10 सेंटीमीटर। थिकनेस दी गई है, थिकनेस कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डेटा लिखना शुरू कर दिया करिए, अच्छी आदत है। अब थिकनेस 10 सेंटीमीटर प्लेस इन एयर, ठीक है, वो तो एयर में ही होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री, आई इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इज 45 डिग्री, आर इज 45 डिग्री। तो आपको लेटरल शिफ्ट निकालनी है, तो स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10 cos r, so that is cos 45 डिग्री इंटू साइन आई माइनस आर 60 माइनस 45 डिग्री। आप चाहे तो इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 45 होता है 1/√2। अगर हम cos 45 को 1/√2 लिखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया tan√2 साइन 15 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर फॉर लेटरल शिफ्ट। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को यूज करके साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं, और आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो समझ में आ गई ये बात। एंजॉय करिए, लेक्चर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, अब देखिए, हमने पिछली क्लास में अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ा था, तो अपरेंट पोजीशन के बारे में पढ़ा था, अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम। अब हम उसका उल्टा केस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे रेयरर मीडियम का, हमने एग्जाम्पल ले लिया एयर। तो ओ एक ऑब्जेक्ट है जो एयर में है, एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का भी हमने एग्जांपल ले लिया वाटर। मान लीजिए हमने ऑब्जर्वर, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को एक फिश माना है। क्या माना है, फिश माना है। तो फिश फ्रॉम इनसाइड द वाटर सीज द ऑब्जेक्ट ओ, तो उसको ऑब्जेक्ट ओ कहाँ दिखाई देगा, तो डेफिनेटली क्योंकि फिश वाटर में है और वो एयर में सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स को देख रही है, तो डेफिनेटली उसको ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यही हमने लिखा है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हो सिचुएटेड एट ए हाइट h, क्योंकि हम फिश ऊपर देख रही है तो डेप्थ वर्ड यूज नहीं होगा, इसलिए कौन सा वर्ड यूज होगा, हाइट वर्ड यूज होगा। फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये रहा वाटर का फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है।
टेक टू रेस। अब देखिए इमेज बनने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी मिनिमम नीड हाउ मेनी लाइट रेस, हमें कितनी लाइट रेस की जरूरत पड़ती है, 2 लाइट रेस की जरूरत पड़ती है। तो एक लाइट रे तो हमने ओ से चलने वाली एक लाइट रे हमने सपोज कर ली ओ ए, ठीक है, और दूसरी लाइट रे हमने सपोज कर ली ओ बी। जब ओ बी लाइट रे फ्री सरफेस ऑफ वाटर पर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगी, इट विल गेट रिफ्रेक्टेड, तो ये फिश तक पहुंची। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनाने के लिए हमने रिफ्लेक्टेड लाइट रे को, ये देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो फिश तक जा रही है, द लाइट रे विच इज रीचिंग द फिश, इस लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, एक्सटेंडेड बिहाइंड, तो वो कहाँ मिलती है, आई पे। तो आई क्या हो गया, वर्चुअल इमेज ऑफ ओ हो गया, आई क्या हो गया, वर्चुअल इमेज ऑफ ओ हो गया। फिश देखना चाहती थी ओ को, पर दिखेगा उसे क्या, आई। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब 2 वर्ड यूज हो गए। एक तो वर्ड यूज हो गया ए ओ, ए ओ कहलाएगा यहाँ पर रियल हाइट, क्या कहलाएगा, रियल हाइट। तो ए ओ हमने कितना मान लिया है, एच। और ए आई कहलाएगा, ए आई कहलाएगा अपरेंट हाइट, ए आई इज कॉल्ड अपरेंट हाइट। बात समझ में आई। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, लाइट रेस ट्रैवलिंग, ये देखिए लाइट रे आ रही है रेयरर, एयर से कहाँ आ रही है, वाटर में आ रही है, तो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन रेयरर म्यू डेंसर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स का लॉ हमने लगा दिया। अब देखिए जब एंगल छोटा होता है, व्हेन, देखिए अब मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहता हूं। जब थीटा स्मॉल होता है, स्मॉल एंगल, आप इसे नोट कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो साइन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल। टेन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, थीटा। देखो साइन 0 0 होता है, टेन 0 भी 0 होता है, पर कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है। अब आप देखिए कॉस 0 क्या होता है, मैं इसको थोड़ा दूसरी जगह लिख देता हूँ। कॉस 0 क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है। तो हमेशा याद रखिए जब एंगल स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा थीटा के इक्वल है, और टेन थीटा सॉरी थीटा के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसलिए यहां पर हमने साइन आई अपॉन साइन आर को, ये जो साइन है इस साइन का मीनिंग है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या मीनिंग है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई अपॉन टेन आर। अब देखिए टेन आई को अब कैसे निकालेंगे, टेन आई, टेन आई को अब हम कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। टेन आई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कैलकुलेट करेंगे। तो टेन आई को हम लिख सकते हैं ए बी, देखिए टेन आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन, अब ये देखिए ये एंगल भी आई होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ट्रायंगल एओबी में हमने, ट्रायंगल एओबी में हमने टेन आई को लिखा है, टेन आई को लिखा है परपेंडिकुलर, ये रहा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए ओ। ये आपको समझ में आ गया कैसे लिखा है, ए बी अपॉन ए ओ। अब देखिए टेन आर, टेन आर, टेन आर को भी हमने अब ट्रायंगल ए बी आई लिया है, कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए बी आई लिया है। और टेन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो यहाँ पे ये एंगल भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल भी आर होगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो या अल्टरनेट एंगल से हम कह सकते हैं। अब आप देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यस। तो ये हो गया टेन आर, तो ट्रायंगल हमारा हुआ ए बी आई, इसमें हम टेन आर लिखने जा रहे हैं। तो टेन आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया ए आई। तो आपको समझ में आ गया होगा इस डेरिवेशन में टेन आई को हमने कैसे लिखा, ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए आई, ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये फ्रैक्शन है, ए ओ नीचे आ जाएगा, तो ए आई अपॉन ए ओ हो गया। तो और ये है रेयरर, रेयरर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, म्यू डेंसर, रेयरर म्यू डेंसर, सॉरी ये थोड़ा इन प्रॉब्लम आ रहा है, रेयरर म्यू डेंसर, रेयरर म्यू डेंसर, साइन आई बाय साइन आर, टेन आई बाय टेन आर, ए आई अपॉन ए ओ। तो रेयरर म्यू डेंसर इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ। ए आई क्या है, अपरेंट हाइट, और ए ओ क्या है,
रियल हाइट, तो रेयरर म्यू डेंसर इक्वल टू अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम कह सकते हैं कि अपरेंट हाइट इक्वल टू म्यू इनटू रियल हाइट। इसको आप याद रखिए। और शिफ्ट भी अगर आपसे पूछा जाए तो शिफ्ट निकालने के लिए आप देख रहे थे ओ को, वो कहाँ शिफ्ट हुआ, आई पर, तो शिफ्ट क्या कहलाएगी आपकी, ये जो ओ आई है ये कहलाएगा आपका शिफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शिफ्ट कहलाएगा। शिफ्ट निकालने के लिए आप अब यहां पर शिफ्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपरेंट हाइट से, अपरेंट हाइट से आप रियल हाइट को माइनस कर देंगे, तो म्यू एच माइनस एच, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। और डेफिनेटली हमेशा की तरह म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो हमेशा अब आपको मैं दोनों केसेस को एक साथ करके बताता हूं। अब आप देखिए, आपने पिछली क्लास में ये केस पढ़ा था। मान लीजिए ये ग्लास है और ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है ओ ए, और ये एयर है और डेप्थ कितनी है डी। तो मैंने आपको बताया था कि म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ। याद करिए, मैं थोड़ा रिवाइज कराना चाह रहा हूं आपको। अपरेंट डेप्थ, ठीक है, अपरेंट डेप्थ हो गया। तो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ क्या होगी, अपरेंट डेप्थ क्या होगी, फिर से हमें फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, सो इट इज डी बाय म्यू। और देखिए, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। हम ओ को रेयरर मीडियम से देख रहे हैं, डी अपॉन म्यू। और शिफ्ट क्या होगी, याद करिए, शिफ्ट होगी रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। डायग्राम देख लीजिए, आपको शिफ्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए। रियल डेप्थ डी थी, अपरेंट डेप्थ थी डी अपॉन म्यू। तो आगे चल के लेंसेज के चैप्टर में हम इसको काफी यूज करने वाले हैं। तो ये दो केसेस हो गए। और एक और केस अभी जो हमने किया था कि फिश देख रही है, ये फिश है और ये इस ऑब्जेक्ट ओ को देख रही है, और ओ से कहाँ दिखाई देगा, आई पर। एक्चुअली फिश विल बी एबल टू सी नॉट ओ, फिश विल बी एबल टू सी द वर्चुअल इमेज ऑफ ओ। तो ये क्या हो गई आपकी एच और ये हो गया ए। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आपका यूज होगा, म्यू इक्वल टू, देखिए म्यू हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आप ये देखिए ए आई यहाँ पर क्या है, अपरेंट हाइट, और ए ओ क्या है, रियल हाइट, विच इज ग्रेटर। कॉमन सेंस की बात है भाई, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, अपरेंट हाइट बड़ी है। तो हमेशा आपको मैं एक ट्रिक देता हूं कि म्यू क्या होगा, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ डेप्थ कितनी थी, ए ओ रियल डेप्थ, और ए आई क्या थी, अपरेंट डेप्थ। डायग्राम देख के तुम बता सकते हो स्टूडेंट्स कि विच इज मोर, रियल डेप्थ ज्यादा है, अपरेंट डेप्थ कम है, तो म्यू क्या होगा, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू। तो हमेशा याद रखो, ये ट्रिक होती है। तो यहाँ पे म्यू क्या होगा, अपरेंट हाइट डिवाइडेड बाय रियल हाइट। ऐसे फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। तो अपरेंट हाइट क्या होगी, अपरेंट हाइट का फॉर्मूला हम बना लेंगे म्यू इनटू एच, और शिफ्ट क्या होगी, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे बताया, एच शिफ्ट होगी एच इंटू म्यू माइनस 1। तो हमेशा आप याद रखिए, ट्रिक है कि म्यू क्या होगा, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू। इसके और भी पर्सपेक्टिव है, वो हम आगे चल के अभी इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको दो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो गए। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो हम नीचे देख रहे हैं, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, और रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपर एंड डेप्थ। और अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और उसे डेंसर मीडियम से देखा जा रहा है, तो म्यू क्या होगा, यहाँ अपरेंट हाइट ज्यादा होगी, रियल हाइट कम होगी, तो म्यू विल बी इक्वल टू अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट।
वाइल डूइंग द क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन सा केस अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन सा केस अप्लाई करने जा रहे हैं। अब डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो भैया कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई रूल नहीं है उसका। वो एक सिंपल सिलेबस लिख देते हैं, उसमें से कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, इसलिए सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, एक फिश दिख रही है और एक बर्ड दिख रही है। बर्ड फिश को देखेगी। अब चलिए आपको एक थोड़ा सा स्टोरी लाइक आइडिया देते हैं। बर्ड फिश को देखेगी, पर वो फिश को तो नहीं देख पाएगी, वो फिश की इमेज को देखेगी कि नहीं देखेगी, वो फिश की इमेज को देखेगी। बर्ड हमेशा फिश की इमेज को देखेगी, तो उसको फिश थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, सपोज कर लो एफ डैश पे, तो बर्ड बहुत खुश हो जाएगी, भैया फिश पास में अटैक किया जा सकता है। अब फिश के बारे में सोचिए, फिश वाटर में, बर्ड को एयर में देख रही है, तो उसे बर्ड तो दिखाई नहीं देगी, बर्ड का इमेज दिखाई देगा जो कि वर्चुअल इमेज है, और वो वर्चुअल इमेज, बर्ड की वर्चुअल इमेज जो होगी वो उससे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। फिश भी खुश है कि बर्ड दूर है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो ये थोड़ा टॉपिक को इंटरेस्टिंग बताने के लिए करा है। अब देखिए फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपरेंट हाइट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है, म्यू इंटू एच, याद है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ पर रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर, और डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रियल हाइट कितनी है, बर्ड की रियल हाइट कितनी है, 36। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 48 सेंटीमीटर। ये पहले क्वेश्चन का हमने आंसर, पहले क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। फाइंड द अपर एंड डेप्थ ऑफ फिश। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द अपर एंड डेप्थ ऑफ फिश। ठीक है, आप जानते हैं म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ। तो अपर एंड डेप्थ, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ। तो अपर एंड डेप्थ क्या होगी, सोचिए। अपर एंड डेप्थ का अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। म्यू इज रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, तो अपर एंड डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो रियल डेप्थ कितनी है, डायग्राम देखिए, 36, म्यू कितना है 4/3, ये हो गया 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो आंसर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। अब देखिए फिश से वाटर, एयर सरफेस की, फिश वाटर के अंदर है, और ये डिस्टेंस देखिए आप, ये डिस्टेंस कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो फिश अपने से ये पूछ रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फिश विल बी एबल टू सी द बर्ड। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 36, क्योंकि यहां से वाटर सरफेस कहाँ कितने डिस्टेंस पर एंड होता है 36 सेंटीमीटर, और प्लस अपरेंट हाइट जो हमने अभी निकाली थी 48। तो फिश अपने से कितने डिस्टेंस पर बर्ड को देखेगी, वाटर के अंदर फिश का डिस्टेंस 36, बर्ड 36 सेंटीमीटर पे, पर फिश को कहाँ दिखाई देगी 48 सेंटीमीटर पे, इसलिए हम 36 और 48 को ऐड कर रहे हैं। ऐड कर दीजिए 4, 1 कैरी ओवर, और ये हो गया 84 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। ठीक है, बर्ड एयर में, बर्ड वाटर सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है 36 सेंटीमीटर, वाटर सरफेस से उसे कितने डिस्टेंस नीचे फिश दिखाई देगी, अपर एंड डेप्थ वाले डिस्टेंस कितने नीचे फिश दिखाई देगी, क्योंकि उसे वो फिश को तो नहीं देख पाएगी, बट वो फिश की अपर वर्चुअल इमेज को देखेगी। और हम अपर एंड डेप्थ ऑफ फिश निकाल ही चुके हैं, कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बर्ड अपने से कितने डिस्टेंस पर फिश को देखेगी, आई वांट टू से दैट बर्ड अपने से कितने डिस्टेंस पर फिश की इमेज को देखेगी। ये 36 हो गया, देखिए ये डिस्टेंस हो गया 36, और इमेज की डिस्टेंस हो गई 27, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3, 1 कैरी ओवर,
63 सेंटीमीटर। तो देखिए, क्वेश्चंस को आपको हमेशा सॉल्व करना चाहिए, और क्वेश्चन कहीं से भी लिया जाए, हम लोग क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट मटेरियल्स के सोर्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्वेश्चन के सिलेक्शन में हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उस क्वेश्चन से कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, फॉर्मूला भी याद हो और मजबूती आए, जिससे हम 100% की तरफ बढ़ पाए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से हम इस केस को देखना चाह रहे थे। वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। अभी हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए, कॉपी पेन लेकर देखा करिए। ये एयर है और ये ग्लास है, और वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। आप उसे एयर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाई देगा, उसकी इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कितनी है, आई। तो एओ मैंने यहाँ लिखा रियल डेप्थ, ए आई अपरेंट डेप्थ, और हम जानते हैं कि ए आई इक्वल टू अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय ए म्यू जी। तो अपरेंट डेप्थ को हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू जी, क्योंकि म्यू लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इस मीडियम को हमने यहाँ 1 लिया और इस मीडियम को हमने क्या लिया, 2। बट हियर 1 इज ग्लास एंड 2 इज एयर। ठीक है, अब जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 इज ग्लास एंड 2 इज एयर। तो ए म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू 1। क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए म्यू जी 2 कौन से नंबर पे हमने लिया, सेकंड मीडियम, क्योंकि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से ही सेकंड मीडियम में जाएंगी। लाइट रे फर्स्ट मीडियम से ही सेकंड मीडियम में ट्रैवल करती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम ग्लास हो गया, सेकंड मीडियम एयर हो गया। तो ए म्यू जी को आप क्या लिख सकते हैं, ए मतलब एयर, 2 म्यू 1। अब समझ में आ गया कैसे लिखा। तो अपरेंट डेप्थ को हम लिखते हैं रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 म्यू 1। अब हम एक इसको जनरलाइज कर रहे हैं, एयर और ग्लास की जगह कोई सा दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो 2 म्यू 1 को मैंने आपको सेकंड लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में बताया था कि 2 म्यू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 अपॉन म्यू 2। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इनटू रियल डेप्थ। देखिए, ये बहुत काम की बात है, इसको हमें याद रखना चाहिए कि अपर एंड डेप्थ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू रियल डेप्थ। जब हम बात करते हैं 100% की, तो 100% कब आएंगे, जब आप पूरा पढ़ोगे, टोटल वे में पढ़ोगे। अब छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो 100% नहीं स्कोर कर सकते। और जब प्लानिंग 100% की होती है तब 95-96% लाते हैं। लेकिन आप 100% फिजिक्स में ला सकते हो, मेरा मानना है, और मैं चाहता हूं कि आप लाएं। तो देखिए, ठीक है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू रियल डेप्थ। आखिर हमने इसे क्यों पढ़ा। अब देखिए, अब हम एक स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इनसाइड 2 ऑप्टिकल मीडियम। ये बड़ी जोरदार बात है कि ऑब्जेक्ट 2 ऑप्टिकल मीडियम के अंदर है, और यहाँ पर डेफिनेटली क्या है, ये एयर है, पूरा एयर है, दिखाया गया है। अब देखिए, ओ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जो 2 मीडियम्स के अंदर है। यहाँ 2 मीडियम हो गए। पहला मीडियम का डेप्थ हो गया d1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, μ1। दूसरे मीडियम का डेप्थ हो गया d2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, μ2। तो अब होगा क्या, चलो पहले रिफ्रैक्शन समझते हैं। लाइट रे ओ से बी जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, और एक लाइट रे जाएगी ओ से डायरेक्ट A1 की तरफ, तो ये इमेज बनेगी। हम जानते हैं जब रिफ्रैक्शन होता है तो शिफ्ट हो जाती है। तो O की इमेज कहाँ बनी, I1। कब बनी, जब रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के कारण। पर यहाँ पे 2 स्लैब है, 2 मीडियम है, इसलिए रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। और मल्टीपल रिफ्रैक्शन की थ्योरी में ये कहा जाता है, अगर एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन हो तो पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब लाइट रे बी से कहाँ गई, B2, और फिर रिफ्रैक्ट हो गई। ये देखिए, जा रही है B से B2, फिर ये सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया। दैट इज, फिर लाइट रे को हमने पीछे पीछे की तरफ बढ़ाया, तो कहाँ कहाँ इमेज बनी, I2। ये इमेज 2 बार क्यों बन रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो आप एयर से ऑब्जेक्ट ओ को देखना चाह रहे थे, आप एयर से ऑब्जेक्ट ओ को देखना चाह रहे थे, पर आपको दिखेगा क्या, I2 दिखेगा। अब हमें पढ़ना है कि ऐसे 2 रिफ्रैक्शन होंगे तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा।
अभी मैंने आपको बताया है कि देखिए पहले रिफ्लेक्शन में A1 I1 अपर एंड डेप्थ है। अभी मैंने आपको बताया था A1 लिख देता हूं मैं इसे A1I1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1, याद है अभी आपको मैंने बताया था लाइट रे 1 से 2 जा रही है तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू AO। तो पहले रिफ्लेक्शन में AO नहीं लिखेंगे, हम इसे A1O लिखेंगे। A1O क्या हो गया, रियल डेप्थ हो गया पहले रिफ्लेक्शन में, और A1I1 अपर एंड डेप्थ हो गया। तो A1I1 अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये देखिए दिख रहा है आपको म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू रियल डेप्थ। तो इस वही मैंने फॉर्मूला यूज किया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू A1O, क्योंकि वो रियल डेप्थ है और पहले मीडियम की रियल डेप्थ कितनी है D1। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन I1 वर्क एज ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया। अब देखिए जब हम सेकंड रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो I1 ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए A2I1, ध्यान दीजिए A2I1 रियल डेप्थ होगी, और A2I2 अपर एंड डेप्थ होगी। ये थोड़ा टफ है सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए A2I1, क्योंकि वो ऑलरेडी शिफ्ट होकर I1 पे आ चुका है। सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए A2I1 रियल डेप्थ होगी और A2I2 अपर एंड डेप्थ होगी। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपर एंड डेप्थ इक्वल टू, अब लाइट रे सेकंड से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो म्यू एयर अपॉन म्यू 2, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, एयर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो म्यू एयर अपॉन म्यू 2 इक्वल टू A2I1 A2I2 क्या हो गई, अपर एंड डेप्थ हो गई और रियल डेप्थ हो गई A2I1। तो म्यू एयर अपॉन म्यू 2 A2I1 पर आप जानते हैं कि म्यू एयर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए मैंने A2I2 को लिखा 1 अपॉन म्यू 2 इंटू A2I1। अब A2I1 को मैं कैलकुलेट करूंगा। A2I1 को मैं लिख सकता हूं, देखिए A2I1 को मैं लिख सकता हूं A1A2, A2I1 को मैं लिख सकता हूं A1A2, दिख रहा है आपको A1A2। A2I1 को मैं लिख सकता हूं A2A1 प्लस A1I1, मैंने यही लिखा है A1I1, और फर्स्ट इक्वेशन से A1I1 की मैंने वैल्यू डाल दी म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू D1। अब मैं फाइनली अपर एंड डेप्थ को निकालने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। A2I2 इक्वल टू, मैं म्यू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा D2 अपॉन म्यू 2, और ये 1 बाय म्यू 2 जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय म्यू 2 इंटू म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू डी, ये म्यू 2 को मैं यहाँ कैंसिल कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ, हम फाइनली निकाल चुके हैं अपर एंड डेप्थ, और इस अपर एंड डेप्थ को हम A2I2 लिखना चाहिए हमें, ये A2I2 हमें क्या लिखना चाहिए, इसे A2I2 फॉर्मूला आ गया D2 अपॉन म्यू 2 अपॉन D1 अपॉन म्यू 1। बड़ा सिंपल हो गया अब तो फॉर्मूला। अगर दो मीडियम है और पहले मीडियम की डेप्थ है D1, दूसरे मीडियम की डेप्थ है D2, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, तो अपर एंड डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, D1 अपॉन म्यू 1 प्लस D2 अपॉन म्यू 2, सिंपल हो गया। अगर मान लो तीन मीडियम है, पहले मीडियम की डेप्थ है D1, दूसरे मीडियम की डेप्थ है D2, तीसरे मीडियम की डेप्थ है D3, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3। तो अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, काम की बात देखें, D1 अपॉन μ1 प्लस D2 अपॉन μ2 प्लस D3 अपॉन μ3। अगर चार मीडियम हो तो D1 अपॉन μ1 प्लस D2 अपॉन μ2 प्लस D3 अपॉन μ3 प्लस D4 अपॉन μ4। बात समझ में आ गई। अगर एक ही मीडियम हो तो अपर एंड डेप्थ क्या होगी, D बाय म्यू। दो मीडियम हो तो अपर एंड डेप्थ क्या होगी, D1 बाय μ1 प्लस D2 बाय μ2 प्लस D। ठीक है, तीन मीडियम हो तो D1 बाय μ1, अपर एंड डेप्थ होगी D1 बाय μ1 प्लस D2 बाय μ2 प्लस D3 बाय μ3। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिए अपर एंड डेप्थ का ऐसे केसेस में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डी D1 अपॉन μ1 D2 अपॉन μ2, तीन मीडियम होंगे तो D3 बाय μ3 भी आ जाएगा। रियल डेप्थ क्या हो गई, D1 प्लस D2, शिफ्ट क्या हो गई, हमेशा याद रखिए रियल डेप्थ माइनस अपर एंड डेप्थ, तो शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया सिग्मा डी माइनस सिग्मा डी बाय म्यू। सिग्मा से मत डरिए, सिग्मा डी लिखते हैं तो D1 प्लस D2, सिग्मा डी बाय म्यू लिखा तो D1 बाय μ1। तो हमेशा आप याद रखिए अपर एंड डेप्थ और रियल डेप्थ, ठीक है।
या आप नोट करते रहिए कॉपी पेन लेके। आप देखिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द अपर एंड डेप्थ ऑफ कॉइन। एक कॉइन रखा हुआ है और दो मीडियम है। पहले मीडियम की डेप्थ है 10 सेंटीमीटर और दूसरे मीडियम की डेप्थ है 4.5 सेंटीमीटर। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। तो यार अपर एंड डेप्थ का स्टूडेंट्स अपने को फॉर्मूला पता चल गया है। अब हमें अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला पता चल गया है, बोलो d1/μ1 d2/μ2। d1 देखो कितना है, d1 देखो कितना है 10, μ1 कितना है 5/3। कितना बढ़िया, सिंपल हो गया। दूसरा मीडियम देखो, उसकी थिकनेस देखो 4.5, म्यू म्यू की वैल्यू देखो 3/2। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30/5 और ये 2 ऊपर जाके 4.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/3। ये तो देखो कितना सिंपल हो गया। 30/5 कैंसिल कर लो, कितनी बार कैंसिल होगा 6 बार। 3 से 9 कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार। तो आंसर क्या आ गया 6 + 3 9 सेंटीमीटर। और रियल डेप्थ क्या है, अब आप देखिए डायग्राम को देख के बोलिए। डायग्राम हमें बहुत जल्दी सिखाते हैं। 10 + 4.5 तो रियल डेप्थ कितनी हो गई 14.5 सेंटीमीटर। हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि शिफ्ट क्या है तो आप बता सकते हैं शिफ्ट क्या होती है, रियल डेप्थ माइनस अपर एंड डेप्थ। जब कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक से ज्यादा बार देखिए, 100% पे काम करिए। 14.5 ठीक है -9, तो शिफ्ट का आंसर पूछा नहीं गया फिर भी हमने निकाल लिया 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको एक वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा, आप उस चीज को दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। आप अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, मैं आपको असाइनमेंट भेज सकता हूँ। अब मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, पिछले 10 सालों में पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आए वो आपको प्रीवियस पेपर्स भेज सकता हूँ, उनके सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। तो आप अपना नाम जरूर लिखिए, बोर्ड का नाम, नेम ऑफ बोर्ड भी होना चाहिए कि आप कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और आपका व्हाट्सएप नंबर, योर व्हाट्सएप नंबर, आई नीड योर व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। फिर मिलते हैं स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स 14 मार्क्स। फिर मिलते हैं और अगले टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ आपको बहुत मजा आएगा। फिर से मिलते हैं, बाय, सी यू।